शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। सो जल्दी जल्दी से आगाज करते हैं इसका। अ, हमारा पहला पार्शा जो है ना, वो प्रोमिसेस के साथ स्टार्ट होता है। नेदर, प्रॉमिस। अक्सर आपने सुना होगा, अक्सर कई कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मैं ना कोशिश करूंगा, मैं ना मैं वादा नहीं करता। इब्रानी में इसके लिए टर्म है ब्ली नदर, यानी मैं कोशिश करूंगा, मैं वादा नहीं करता। क्योंकि अगर आप किसी चीज का वादा कर लेते हैं और आप वादा करके चीज को पूरा नहीं करते हैं, तो ये जो है ना खता के जिम्रे में आता है। बंदा कोई भी अहद करे, कोई भी वादा करे, वो आपने पूरा करना होता है। ये नहीं कर सकते आप कि आप जो है ना अपने लफ्जों से वादा करके तो फिर जाएं। सो ये एक मतलब इट्स अ बेटर वे। अगर आपको ये लगता है कि यार मे बी शायद मैं प्रॉमिस को जो है ना वो कीप ना कर पाऊं, मैं इसको पूरा ना कर पाऊं, तो इट्स अ बेटर वे टू से कि यार मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करूंगा। इवन देन सेजेस जो हैं वो ये कहते हैं कि इवन देन कि अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं कोशिश करूंगा, तो भी आपको जो है ना इसके लिए अपनी पूरी जान लगानी चाहिए कि आप जो है ना उसको पूरा कर सकें। लेकिन अगर आप से नहीं भी हो पाता ना, तो ये खता के जिम्रे में जो है ना ये फिर फॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने किसी से वादा कर लिया, ये अलाउड, तौरा इसको अलाउ नहीं करती है कि आप किसी से वादा करें और फिर आप उसे पूरा ना करें। सो इट्स अ बेटर वे कि आप ये कह लें कि भाई कोशिश करूंगा, तो वादा नहीं करता। अब होता यह है कि समटाइम्स हमारी जिंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब हम बहुत सारी चीजों का वादा कर लेते हैं। दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन। लेकिन व्हाट इफ कि अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी से वादा कर लिया है और आपको आगे जाके जो है ना फ्यूचर में ये पता लगता है कुछ अरसे के बाद कि ये जो वादा मैंने किया था, इट वाज अ मिस्टेक। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है आज, मतलब एक आज मैं कैसे क्वेश्चन को आंसर करने लगा हूं जो मुतादद बार मेरे सामने आया है। और बैक इन डेज मुझे भी ना इससे जो है ना किसी ना किसी जो है ना फे मतलब फॉर्म और उसके अंदर ना मुझे भी इसका सामना रहा है। सो व्हाट इफ कि भाई आपने वादा तो कर लिया है, लेकिन आपको आगे जाके पता लगा कि भाई वादा वाज अ मिस्टेक, तो इसका जो है ना इसका क्या सोल्यूशन होगा? सो रैबाइज ये सजेस्ट करते हैं, सेजेस ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कभी इस किस्म की सिचुएशन में फंस जाएं, तो आप जो किसी रैबाई के पास, किसी जो तौरा का जो कोई एक्सपर्ट है, उसके पास जाएं और वो आपको ये बताएगा। सो इसके लिए वो ये कहते हैं जो वादा है ना, या जो प्रॉमिस है, इसको अनडन करने के दो तरीके हैं। सो एक तो ये है कि भाई जो है ना आप बेदीन में तीन जो लोग हैं, जो बेदीन के मेंबर हैं, जूश कोर्ट के मेंबर हैं, आप उनके सामने आते हैं और आप उनको ना ये सारी सिचुएशन बताते हैं कि भाई और कह जी मैं अपने इस वादे से आजाद होना चाहता हूं। तो आप उनको अपने वादे की सारी जो जुज्वियात है ना, कि भाई वादा किया गया था, किस सूरत हाल में किया गया था, कैसे किया गया था, व्हाट सो एंड सो। और अब चूंकि मुझे ये कुछ बातें अब फ्यूचर में मेरे सामने आई हैं, मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर इंस्टेंस,
आप किसी से वादा कर लेते हैं कि भाई मैं ना, आई प्रॉमिस के मैं आपकी ना फैमिली सपोर्ट करूंगा, मे बी फाइनेंशियली, मे बी व्हाट्सोएवर, किसी भी फॉर्मेट में। आपको आगे जाके पता लगता है कि आपके जो पैसे हैं, ठीक है ना, वो तो इलीगल कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं, विच आर एक्चुअली फॉरबिडन बाय द तौरा। आपके पैसे लेके एक बंदा जो है वो बुत बना रहा है, फॉर इंस्टेंस, एक बंदा बुत बना के बेच रहा है और सपोर्ट आप उसकी कर रहे हैं। सो आपने वादा तो उसे किया हुआ है, लेकिन अब आपको ये पता लगा, सर्कमस्टांसेस ये थे कि आपके पैसे जो हैं वो गलत कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि भाई मैं इस वादे से आजाद हो जाऊं, तो आप ये सारी सिचुएशन जो है वो उनको बताते हैं। वो इसको एनालाइज करते हैं कि भाई क्या वाकई जो है ना, जो आपका क्लेम है टू मूव आउट फ्रॉम अ प्रॉमिस, ये दुरुस्त है। सो अगर उनको ये लगता है और वो इसके ऊपर ये रूलिंग डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हाँ, जो है ना इससे बाहर होना चाहिए, सो जो है ना जो बेदीन है वो ये मान लेता है कि भाई जो आपका प्रॉमिस था, जो नेदर था, वाज अ मिस्टेक। फिर वो कहते हैं योर नेदर इज अनडन 3 टाइम्स। सो इस तरह जो है ना बंदा जो है ना वो अपने वादे से आजाद हो जाता है। और दूसरा तो बड़ा क्लासिकल एक तरीका है, जो कि मेरा ख्याल है कमोबेश हम सबको ही पता है। वो ये है, जो औरत की मन्नतें हैं। अगर किसी औरत की मन्नत या उसका कोई वादा उसके बाप को पता लग जाता है, और बाप उसको सुन के जो है वो ये कह देता है कि नहीं, आए मतलब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, तो तौरा ये कहती है कि खुदावन ताला जो है ना वो औरत को माजूर रखेगा। सेम एज अगर उसने कोई वादा किया लेकिन उसका बाप जो है वो उस वादे पे खामोश रहा, सो इट कंटिन्यूज। लेकिन उसकी शादी होती है, शादी होते उसका हस्बैंड ये सुनता है कि भाई ये था, ये सिनेरियो है, तो उसका हस्बैंड जो है वो उसको इजाजत नहीं देता, तो भी खुदा औरत को उस वादे से माजूर रखेगा। लेकिन अगर शौहर खामोश रहता है या बाप खामोश रहता है, इन दोनों केसेस में, तो जो है ना वो मन्नत जो है ना वो कायम रहेगी। और जो विडो है और जो डाइवोर्स्ड है उसके बारे में है कि उनकी जो मन्नत है ना, जो भी प्रॉमिस है, वो कायम रहेगा। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पारशा के अंदर आता है वो है खुदावन ताला जो है ना वो रबीनो मोशे को ये कहते हैं कि भाई जो मिदियानी है ना उनसे जाके बने इसराइल का इंतकाम ले, और इसके बाद जो है ना तू अपने लोगों में जा मिलेगा। रबीनु मोशे जो है यही मैसेज लेके कौम के पास जाते हैं कि भाई हमें जो है ना फौजी दरकार है, तो 1,000 बंदा जो है ना मुझे हर कबीले से जो है ना दरकार है। और रिवायत ये कहती है कि कहा कि भाई वो सदीक लोग हों, सदीक लोग हों। अ, हालांकि एग्जैक्टली वो सदीक लोग हों, सदीक मे बी इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट रिटन, लेकिन इट इज प्रूवन। कैसे, वो आगे चल के देखते हैं। अच्छा, रवीनो मोशे ने कहा कि भाई मुझे 1,000 लोग चाहिए हर कबीले के साथ। सो कौम के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई उन लोगों को सजा दे जिनकी वजह से, मिदियानियों की वजह से 24,000 जो थे बनी इसराइली जो थे वो मारे गए थे उनकी उस हरकत की वजह से। सो ट्रेडिशन सेज कि भाई टेक्निकली तो इस जंग के लिए वॉलंटियर्स हजारों लोग होने चाहिए थे, लेकिन किसी ने भी इस जंग के लिए, ट्रेडिशन से इट्स अ ट्रेडिशन कि नोबडी वॉलंटियर्ड फॉर दिस वॉर। एंड द रीजन वाज कि रवीनु मोशे ने जब कौम को ये बताया था ना कि एक्चुअली इट्स वन ऑफ देयर हिज लास्ट जो था ना कौम के साथ,
जो काम था, उनका कहा देन यू विल पास अवे, तो अपने लोगों में जा मिलेगा। अब ये बात नहीं थी कि वो डर गए थे मदियानियों से, इट वाज नॉट अ कॉज। लेकिन जो ये आगे इशू था कि भाई मदियानियों के साथ जंग करेंगे, वी विल श्योरली विन, हाशिम इज विद अस। लेकिन इस जंग के बाद एंड पे क्या रबीनु मोशे ने कहा था कि तो मैं अपने लोगों में जा मिलूंगा। सो ट्रेडिशन सेज नोबडी वॉलंटियर्ड कि, और मजे की बात यह है कि हाशिम ने इस काम के लिए कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया। सो अगर रबीनु मोशे इसको एक्सटेंड करते, मजीद आगे आगे तक एक्सटेंड करते, तो मे बी ही कुड हैव गॉटन फ्यू मोर इयर्स। लेकिन यही बात जिससे बाजी ने ये बात शुरू की थी, और हमने इसे मतलब इसके साथ इंटरलिंक करेंगे, कि जब हाशिम कोई हुक्म देते हैं ना, तो आपने ये बात हम पार्श अपने पार्शास में, अपने हिस्सों में तौरा के तो को स्टडी करते हुए ये हम मुतअद्दिद बार कर चुके हैं कि जब हाशिम कोई चीज का किसी चीज का हुक्म देते हैं, तो आपने उसको डिलीजेंटली पूरा करना होता है। आपने हाशिम को डिलीजेंटली फॉलो करना है। डिलीजेंटली का जो है ना, अ, इसकी सूरत हाल ये है कि जब कोई हुक्म आपको मिलता है ना, तो आपने उसके अंदर डिलेज नहीं करने होते। कोई भी मितवा है, आपने उसको एज सून एज पॉसिबल, एसएप जो है ना पूरा करना होता है। चाहे कि उसके बाद हाशिम ने ये भी मैसेज क्यों नहीं दिया कि इसके बाद तो अपने लोगों में जा मिलेगा। इवन देन रबीनु मोशे की जो एफर्ट है, वो हाशिम का हुक्म जो है ना, वो अपनी पूरी कुवत, अपनी पूरी जान और पूरी अकल के साथ मानने की है। सो आप उस हाशिम की बात में ना डिलेज नहीं डालते, अच्छा यार कल करूंगा, अच्छा यार परसों करूंगा। क्योंकि सहाइफ के अंदर ये लिखा है कि जो उनका काम ढीले हाथों से करता है ना, मलाउन हो। हाशिम का काम अब ढीले हाथों से नहीं कर सकते। सो बहरहाल कौम की रबीनो मोशे को लेके साथ जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स थे, कंप्लेंट्स थी, कौम की जितनी भी उनके साथ जो है ना नोक झोंक थी, वो 40 सालों चली है। रबीनु मोशे को उन्होंने आराम और सुकून नहीं लेने दिया। लेकिन इवन देन जब उन्होंने ये सुना, तो अब मतलब हम मतलब रबीनु मोशे की बात करेंगे क्या, बंदे को एक मिनट में शौक महसूस होता है। बहरहाल रबीनु मोशे ने जो है ना, उनको फौजी जो है वो 12,000 जो है वो मिले। और ऑब्वियसली जारी बात है, चूंकि रबीनु मोशे ने कहा था, सो तकरीबन जो है ना वो को 36,000 लोग जमा हो गए। अब 12,000 उनमें से जो थे वो जंग को चले गए, 12,000 जो थे सप्लाईज के लिए थे। और अ, ये कहा जाता है कि जो 12,000 थे ना, वो उनकी स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए थे। कि रबीनु मोशे को, इवन दो कि ही न्यू कि इसके बाद हाशिम ने ये कहा कि तो अपने लोगों में जा मिलेगा, लेकिन उन हाशिम का हुक्म मानने में जो उनकी डिलीजेंसी थी, जो उनकी तेजी थी, जो मतलब उनका जो गर्म जोशी थी, उसके अंदर जो है ना जरा बराबर भी जो है ना कमी नहीं आई। आपको लगेगा समटाइम्स हाशिम की कोई बात है, कोई मितवा है, कोई हुक्म है, वो पूरा करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी जगहों पे आपको अपनी जात की नफी करनी पड़ती है, बहुत सारी जगहों पे आपको अपने आप को मारना पड़ता है ताकि आप हाशिम का वो हुक्म पूरा कर सके। लेकिन ये बात तौरा से साबित है कि जो उनसे मोहब्बत रखता है ना, वो उनके हुक्मों पे चलता है। आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ये आप किस तरह से उनका हुक्म पूरा करते हैं, इट शोज। अच्छा, सो बहरहाल
अब सारा आर्मी तो सेट हो गई, वही लोग हो गए, आर्मी असेंबल हो गई, लेकिन अब आर्मी जो है वो जंग में नहीं जा सकती जब तक उनके साथ जो है ना उनका कोहिन नहीं होगा। और इट्स अ स्पेशल कोहिन जो कि मसा किया जाता था जंग के लिए। इट्स कॉल्ड द प्रीस्ट ऑफ वॉर। और ये कोहिन गदोल की तरह मसा किया जाता था। और आप में से अक्सर ने ये सुना होगा कि तौरा में ये कमांडमेंट है कि जब जंग पे जाने लगो तो कोहिन जो है वो जाके अवाम को कहता था, मतलब जो फौजी थे उनको कहता था, जिसने मंगनी की है वो घर वापस चला जाए, जो कमजोर दिल का है वो चला जाए, जिसने नया घर बनाया है अभी जो है ना बसेरा नहीं किया अंदर वो वापस चला जाए, जिसने नया पाकिस्तान लगाया है फल नहीं खाया वो वापस चला जाए। सो ऑब्वियसली अब कोहेन चुना। सो रबीनु मोशे ने किसको चुना जंग पे भेजने के लिए? जिसने मदियानियों के साथ जंग का आगाज किया था। किसने आगाज किया था जंग का? हम्म। कोई नहीं। फिनिहास बिन एलियजर। फिनहास ने। जी, जनाब फिनिहास बिन एलिएजर बिन हारून। सो जनाब मूसा ने जनाब फिनिहास को भेजा और उनके साथ जो है ना उन्होंने जो है संदूक को भेजा। हाँ, इसके ऊपर मैं जरूर आपको ये बताता चलूं। अ, कुछ लोग ये कहते हैं कि इट वाज द आर्क ऑफ द कवेनेंट। कुछ लोग कहते हैं ये वो संदूक था जिसमें टूटी हुई लोहें जो थी ना वो थी। सो मैंने ओपिनियंस आपको बता दिए। अच्छा, उसके बाद उनके पास जो खजोजरो या जो सिल्वर ट्रम्पेट्स थे वो थे, उनकी जीत जीत थी। और जो सरदार काहन की हेड प्लेट थी जिसपे खुदा का नाम लिखा हुआ था वो थी। अच्छा, अब सारा कुछ जो है ना ये सारा कुछ सेट हो गया। ये बात याद रखें कि जिस बंदे ने भी हुक्म का आगाज किया होता है ना, यानी उसी ने उसको एंड करना होता है। सो अगर आप कोई काम आपको हाशिम ने जो है दिया है करने के लिए, कोई काम आपके जिम्मे लगाया है, सो यू आर द वन टू स्टार्ट इट एंड यू आर द वन टू एंड इट। अच्छा जी। अब जंग स्टार्ट हुई है। जंग का जंग में कैजुअलिटीज होती हैं। तो वो भी जो जिन 12,000 सोल्जर्स का हमने जिक्र किया था कि जो जिन उनके लिए दुआएं कर रहे थे। सो इट वाज काइंड ऑफ अ मिराकुलस वॉर, क्योंकि बनी इसराइल का एक भी बंदा जो है ना इस जंग में नहीं मारा गया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इस जंग के अंदर उन्होंने एक बड़े खास बंदे को भी मारा जब उन्होंने मिदियानियों से जंग की। और वो था कौन? बलाम। अच्छा, अब जब सूरत हाल ये थी कि जो मिदियानी बादशाह थे ना, दे सॉ इट कमिंग। उनको पता था क्या होने वाला। और जैसा कि पहले भी आपने देखा कि बलाक में, पारशा बलाक के अंदर बलाक को ये आइडिया था कि मैं फेस टू फेस जो है ना ग्राउंड वॉर के ऊपर मैं नहीं इनसे जीत सकता। और ये उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। और वो सही था अपनी अंडरस्टैंडिंग में। उसको पता था मैं ग्राउंड वॉर पे नहीं जीत सकता, ग्राउंड पे मुश्किल है मेरा, बल्कि इम्पॉसिबल है मेरा। सो उसने बलाम को इसीलिए बुलाया था। और अब सूरत हाल ये थी कि जब मदियानियों ने देखा ना कि उनको भी पता था इस जो मतलब
क्या इसी रियलिटी का उनको भी इदराक था कि जो है ना दू बदू जंग नहीं जीती जा सकती। सो बलाम वहां पे मौजूद था। क्यों? उन्होंने भी बलाम का सहारा लिया। अब बलाम ने उन मदियानियों को जाके ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि जो बलाम ने सलाह दी थी ना, वो मदियानियों ने मान ली थी। सो बलाम न्यू के मदियानी जो है ना वो मेरी सलाह पे चल लेंगे। सो बलाम जो है उसने जाके मिदियान पार्टी जो थी वो जाके ज्वाइन कर लिया। 5 बादशाह थे। उनको ये मालूम था कि भाई ग्राउंड रियलिटी ये है कि जमीन पे जंग जीती नहीं जा सकती। सो हम किसी किसी ना किसी वे के अंदर ना स्पिरिचुअल वॉरफेयर का सहारा लेते हैं। कुछ ऐसा करते हैं जिससे ना बनी इसराइल को जो है ना इस जंग में नुकसान हो। कोई तरीका हो। दैट इज वाई उन्होंने बलाम का सहारा लिया। और दैट इज वाई रबीनु मोशे ने इस दफा जनाबे फिनिहास को साथ भेजा। टू मी दिस इज द सोल रीजन कि जनाबे फिनिहास वहां मौजूद थे। क्योंकि जनाबे फिनिहास की भी एक जंग थी और वो एक्चुअली बलाम के साथ थी। इसीलिए रबीनु मोशे ने ये इट इज स्पेशली मेंशन्ड कि रबीनु मोशे ने फिनिहास बिन एलिएजर को जो है ना ये सारी चीजें, बल्कि वो जो है ना वो नरसिंगे दे के, संदूक दे के, लोहे दे के भेजा। एंड इफ यू आस्क मी, इट्स माय ओपिनियन, ही वॉज जस्ट देयर टू काउंटर बलाम। क्योंकि बलाम बुनियादी तौर पे कोई कुछ सोर्ड फाइटिंग वाला सामान नहीं था। ही वॉज अ स्पिरिचुअल फोर्स। टू काउंटर अ स्पिरिचुअल फोर्स यू नीड अ स्पिरिचुअल फोर्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स इन द स्पिरिचुअल realm. सो बहरहाल बलाम की उस सलाह की वजह से 24,000 जो है ना बंदे जो है ना मारे गए थे। ये बलाम की सलाह थी। बलाम की मशवरत पर उन्होंने अमल किया था। और 24,000 जो है ना वो मारे गए थे। और ट्रेडिशन से इसके जब व्हेन द वॉर बिगेन, तो वो जितनी बलाम का जो स्पिरिचुअल इफेक्ट था ना, ही लॉस्ट ऑल ऑफ दैट। व्हाई? बिकॉज फिनिहास बिन एलिएजर बिन हारून वाज देयर। और उसके पास वो सारे वो आर्टिकल्स थे, ठीक है ना, जो उसको काउंटर करने के लिए जरूरी थे। बहरहाल जो विक्टोरियस आर्मी थी, उन्होंने उसको सारे शहरों का सबका सफाया फेर दिया। और फतेहमंद फौजी जो हैं वो मतलब एनॉर्मस वेल्थ जो है ना उन्होंने मदियान से जो है ना लूट और बूटी जो थी वो वहां से इकट्ठी की। उसमें मतलब औरतें, सोना चांदी, कपड़े, व्हाट्सएवर सारी चीजें लिखी हैं वहां पे। अगर आप पारशा पढ़ेंगे तो आप सारी चीजें जो है ना वहां पे आपको पता लग जाएगी। 32,000 तो औरतें थी। 6,75,000 जो है वो शीप्स और गोट्स वगैरह थी। 72,000 के करीब जो है बड़े जानवर थे। 61,000 के करीब गधे थे। पर जब आर्मी रिटर्न हुई, वापस आई, और जब रबीनु मोशे ने देखा कि भाई ये और औरतों को देखते ही यहाँ वो मतलब हमारी जबान में रबीनु मोशे वो रेस हो गए। उन्होंने औरतें देखी। ही गॉट एंग्री। है कहा भाई ये क्या कर दिया, ये मुसीबत फिर उठा के ले आए हो। अभी एक से नसीहत नहीं हुई थी। सो रबीनु मोशे ने कहा इनको ना जितनी औरतें मर्द से वाकिफ हो चुकी हैं सबको फना कर दो। क्योंकि ही न्यू द पावर ऑफ वुमेन। उनको पहले भी पता था, ये वो भुगत चुके थे। 24,000 लोगों ने जो है ना इस चक्कर में अपनी जान गंवाई थी। सो
रबीनू मोशे को बड़ा क्लियरली आइडिया था कि जो है ना ये क्या करेंगी। और एक बड़ी खूबसूरत चीज जो है ना इस जंग के पूरे सिनेरियो में नजर आती है। आप ये देखें कि जितने भी फौजी थे और जितने भी वो जंग पे गए, सारी आर्मी जो थी, वो जो भी चीज उन्होंने वहां से ली है उन्होंने ला के जो है ना जमीनू मोशे के कदमों में रख दी है। तो आपको एटीट्यूड पता लगा कि जब जो है शागिर्द जो थे वो जनाबे पतरस के पास उनके कदमों में लाके अपना सामान रख रहे थे, ये एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप कहाँ से हुआ था? ये उन्होंने कोई वैसा मोजा नहीं कर दिया था, जो तालीम वो हासिल करते आ रहे थे उस तालीम ने उनको ये सबक दिया था कि जब भी आपको ऐसी चीजें मिलती हैं इस तरह से उन्हें हैं तो वो इस तरह से ला के जो है ना जैसे उन्होंने रबीनो मोशे के कदमों में रखी थी। यू डिसाइड। सो बहरकैफ अ, जब ये सारा सामान आया तो एक जो है ना इसके अंदर बर्तन वगैरह और डिशेस पॉट्स वगैरह सब और सारी चीजें थी, सोना चांदी। अब जनाब अलीअज़र ने एक और बड़ा खूबसूरत जो अ, एक अमल था, एक हुक्म था, वो बने इसराइल को सिखाया, और वो ये था कि इनको पाक कैसे करना है, इनको कोशर और जो है ना इनको तहारत के अमल में से कैसे गुजारना है। सो ऑब्वियसली पता नहीं कौन सा बर्तन किस काम के लिए इस्तेमाल हुआ, किस तरह से हुआ, उसमें क्या पका क्या नहीं पका, वो क्या होता रहा, अब इतनी हिस्ट्री तो है नहीं, तो उसको जो है ना अब इसका करेंगे क्या। आपको याद होगा कि फसा के सीजन के अंदर जो है फसा के बर्तन तक अलहदा किए जाते हैं, अपने घर में ही हम अपने बर्तनों से फसा के बर्तन अलहदा कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपके रेगुलर बर्तनों के अंदर कुछ ऐसा पका रहा, मुसलसल पक पक के जो है ना वो कहते हैं वो फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर। सो तो जनाब अली अजहर ने बतौर काहिन ये उनका फर्ज था कि कौम को ये सिखाते कि अब जो है ना इनका क्या करना है। तो वो सारा प्रोसेस जो है अ, वो सारा पारचा के अंदर लिखा हुआ है। कुछ चीजें जो हैं वो आग में ठहर सकती हैं, आग जो है वो सबसे बड़ा जो है वो क्लेंजिंग एजेंट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आग के अंदर ठहर नहीं सकती। फिर जो है ना उनको पानी में डाला जाता है एंड बॉइलिंग वाटर, उन उसमें जो है ना उनको बपतिस्मा दिया जाता है, और जो चीज आग में ठहर जाती है वो जो है ना आग से पाक की जाती है। सो इसके बाद रबीनु मोशे ने जो है अगर आप पढ़ते हैं तो आप अगले स्टेप पे आपको ये पता लगेगा कि जो सामान उन्होंने हासिल किया जंग से उसकी डिवीजन उन्होंने कैसे की। सो और ये हमारे लिए एक लेसन होता है कि हमने चीजों की डिवीजन जो है वो किस हिसाब से और किस तरीके से, ये गाइडलाइंस होती हैं हमारे लिए, हमारे लाइफ लेसन्स हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके सामने कोई जंग की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप उसके अंदर जो है ना लूट का सामान डिवाइड कर रहे हैं। बहुत सी जो है ना डिफरेंट सिनेरियोज आपकी जिंदगी में आ सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजों की डिवीजन करनी पड़ सकती है, और वो डिवीजन किस तरह से होगी, तो ये सारे इवेंट्स जो है ना ये आपके लिए लेसन्स होते हैं, इनसे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। सो
रबीनु मोशे ने जो उनका फैसला था इसके ऊपर वो ये था कि जो हाफ है ना वो उन फौजियों को जाएगा जो जंग करके आए हैं। ऑब्वियसली दे रिस्क देयर लाइफ, वॉर है। ये तो खुदावंद हाशिम की मेहरबानी थी कि भाई कोई फौजी जो है उसके अंदर मरा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगियों को रिस्क पे लगाया, वो जंग पे गए। ठीक है, उन्होंने कौम के बिहाफ पे जंग की। ठीक है ना, लोग अपने अपने घरों में थे लेकिन वो उनके लिए जंग कर रहे थे। सो हाफ ऑफ द जो लूट थी वो उन सारे फौजियों को गई जो जंग पे गए थे। हाफ जो थी वो जो है ना बाकी उम्मत को गई। और ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि मतलब 500 सेम आइटम्स अगर उनके पास है उन, तो एक जो है वो जनाब एलिएजर को दी जाएगी मस्कन के लिए। और बाकियों को ये कहा गया था कि भाई हर 50 आइटम्स ऑफ द सेम कैटेगरी एक जो है ना वो लावियों को दी जाएगी। सो यू कैन रीड इट ऑल अबाउट दिस। और इसके बाद चूंकि एक भी जो है ना फौजी उसकी जान नहीं गई, तो जो कमांडर्स थे वो हाशिम को इस चीज के लिए थैंक यू करना चाहते थे और उन्होंने एक्स्ट्रा गिफ्ट्स जो थे वो जो है ना हाशिम को ऑफर किए। अच्छा, इसके बाद मदियानियों का किस्सा तो जो है ना साफ हो गया। अब सूरत हाल ये थी कि अगर आपको याद हो कि मुल्क मऊदा की तरफ आते वक्त सेहून से और औज से बनी इसराइल ने जंग की थी। और वो जो एरिया उन्होंने एक्वायर किया था अ, वो मतलब बहुत हरा हरा एरिया था। इट वाज वेरी गुड फॉर रेजिंग कैटल्स एंड शीप। जानवरों के लिए जो है ना वो बहुत अच्छा था। सो जो जद का कबीला था और जनाब रूवन का कबीला था, ये बेसिकली इनके पास बहुत जानवर थे। ये थे भी जानवरों को पालने वाले। सो उन्होंने जब ये इलाका देखा और उसको एनालाइज किया, मैंने कहा यार ये इलाका जो है ना इस काम के लिए बहुत अच्छा है। और वो दोनों जो कबीले थे वो जनाब मूसा और जनाब एलिएजर के और बाकी सरदारों के पास गए और उन्होंने कहा वो भाई ये वाला जो इलाका है ना ये अ, जानवरों को पालने के लिए बहुत अच्छा है। अगर तो आपकी मेहरबानी हो हमें ना पार लेके ना जाएं, ये एरिया जो है ना यर्दन के इस पार ये हमें दे दें। अच्छा, अब उनकी जब ये बात जब बीनू मोशे ने सुनी तो बीनू मोशे एक दफा फिर अपसेट हो गए। मैं कहा यार एक मिनट, तुम्हारे भाई जो हैं वो जंग करने जाएं, बाकी सारे जंग करें, ठीक है ना, और तुम इधर अपनी सेटलमेंट लगाओगे। तुम्हारे सारे भाई जंग में होंगे, वो टेंशन में होंगे, तुम इधर जो है ना वो सुकून लोगे। तुम जो है पहले भी इसी डिस्करेजमेंट की वजह से 40 साल हमने बेयाबान में गुजारे हैं और तुम फिर जो है ना वही हरकत जारी है कि भाई बाकी कौम को तुम डिस्करेज करना चाहते हो। और उन्होंने उनको याद कराया कि तुम्हारे बाप दादा ने भी यही किया था। अच्छा, लेकिन जो जो दो कबीले थे ना उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने कहा जनाब हमारा ये मकसद नहीं था कि भाई सारी जो है वो जंग करने जाएं, हम जो है वो पीछे सुकून से जो है ना वो रह जाएं। हम अपने जानवरों के लिए जो है ना तवेले अस्तबल बना लेंगे, ठीक है, अपने बच्चों के लिए शहर बना लेंगे और हम जो है ना वो अपने भाइयों के साथ जो है ना वो मुल्क को फतह करने जाएंगे।
बीवी बच्चे ये आराम से पीछे रहेंगे, जानवर पीछे आराम से रहेंगे इलाके में, ठीक है ना। हम जो है ना आपके साथ जाएंगे। यहाँ पर ना जो सेजेस हैं उसके ऊपर एक बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये दोनों कबीले थे ना, इन्होंने जब ये सारा एरिया देखा, एंड ऑब्वियसली उनका ये प्रोफेशन था, ये आप समझ लें कि ये उनकी प्रोफेशनल ओपिनियन थी कि ये इलाका जानवरों के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें कोई गलत भी नहीं था। पर प्रॉब्लम ये थी कि मतलब बाकी कौम के साथ, बाकी भाइयों के साथ रहने से ज्यादा उनके सामने ये था कि यार अपने जानवरों के लिए ये सामान बहुत अच्छा है। मतलब इट्स काइंड ऑफ जो उनका जो पैसे कमाने का था ना, और पैसे बनाने का जो फैक्टर था, वो बाकी कौम के साथ, अपने भाइयों के साथ रज इसराइल में रहने के पे से गालिब आ गया। और सेजेस ये कहते हैं कि इट वाज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि जब बनी इसराइल असीरी में गए हैं ना, तो जिन दो कबीलों के ऊपर सबसे पहले ये मुसीबत आनी, बला आनी शुरू हुई ना, वो यही थे जो यरदन के पार थे, क्योंकि ये बाकी कौम से अलहदा थे। जब पहला मकदिस तबाह हुआ और ये सब असीरी में गए, तो इन्हीं दो कबीले ने जो थे, इन्होंने ही सबसे ज्यादा सफर किया, क्योंकि दे डिसाइडेड के जानवरों के लिए जगह बहुत अच्छी है, तो हमें जो है ना वो जो है ना यरदन के पार जो है ना वो जगह दे दो। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये थी कि उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है ना, वी आर विलिंग टू फाइट विद आवर ब्रदर्स, बीवी बच्चे जानवर वगैरह यहाँ रहेंगे, हम जाएंगे। लेकिन अगर आप गौर से अगर आपने ये पारशा पढ़ा है, तो आप ये देखेंगे कि रबीनु मोशे के साथ जब इनकी ये कन्वर्सेशन हो रही है, तो आप ये देखेंगे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कबीलों ने रबीनु मोशे को ये कहा कि भाई हम अपने जानवरों के लिए पहले तवेले तवूले बना लें और अपने बच्चों के लिए शहर बना लें। रबीनु मोशे ने इस बात को स्विच करके उनको बताया, उन्होंने ये ऑर्डर चेंज किया है। और रबीनु मोशे ने कहा कि भाई बिल्ड सिटीज फॉर द चिल्ड्रन, पहले बच्चों के लिए घर बनाओ और उसके बाद जो है ना जानवरों के लिए जगह बनाओ। आप कोई भी बात करते हैं ना, आपकी बात से जो आपका पर्पज है ना वो अया होता है। उन्होंने किसी भी चीज से पहले, मतलब कौम के साथ रहने से पहले, बच्चों से पहले, उनको अपने जानवर और अपना बिजनेस जो था वो अजीज था, इसीलिए उनकी गुफ्तगू में उनके जानवर पहले थे, रबीनु मोशे के लिए बच्चे पहले थे। खैर रबीनु मोशे जो है ना, उन्होंने जनाब एलिएजर और जनाब यहोशुआ को ये कहा कि अगर ये दोनों कबीले जो है ना, ये अपनी ये वादे का पास रखते हैं ना, अपने वादे पे कायम रहते हैं, तो जैसा ये कहते हैं ना, जो जगह इनको चाहिए वो जगह इनको लौट कर। सो रबीनु मोशे ने भाई ये जगह बहुत ज्यादा थी ऑब्वियसली, औजर से हून का इलाका जो है ना बहुत बड़ा था, और बहुत सारे लोग वहां समा सकते थे। सो उन्होंने इस चीज के लिए भी कहा कि भाई हाँ, और कोई है किसी की कोई इच्छा जो है ना वो इनके साथ रहने की। सो जद का कबीला, रूबन का कबीला और मनस्से का आधा कबीला, आप हिसाब लगाएं, जद और रूबन के कबीले की हमें समझ आ जाती है कि उन्होंने क्या किया। ठीक है ना, ओके, मतलब
वी आर नॉट गोइंग टू जज व्हाट दे डिड, लेकिन ओके उनकी तो समझ आ जाती है। मनस्से का कबीला स्प्लिट हो गया जगह के चक्कर में। आपको हमारे कोई सर्कमस्टांसेस थोड़े थोड़े महसूस नहीं होते? जगहों के चक्कर में फैमिलियां स्प्लिट हो जाती हैं, प्लाटों के रौले के ऊपर फैमिलियां आधी हो जाती हैं। आप इमेजिन करें कि दो कबीले तो चलो पूरे प्रॉपर पूरे थे उधर, उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हमें ये जगह दे दो। एक कबीला आधा हो गया, यानी इसका ये मतलब होगा कि हाफ ऑफ द ट्राइब जो है वो इससे एग्री करता होगा और हाफ ऑफ द ट्राइब जो है वो इससे डिसएग्री करता होगा। और इसके ऊपर भी एक बड़ी खूबसूरत रिवायत, वो जो है ना, एक ट्रेडिशन है, एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू। इसके ऊपर भी ना वो बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशन वो बयान करते हैं कि मनस्से का कबीला ही आधा क्यों हो गया। आपको याद होगा, अगर किसी को आप में से याद हो कि जब हम पैदाइश के हिस्सों पे थे, तो जनाब यूसुफ का जो प्याला था वो लेने कौन गया था? जनाब यूसुफ ने यहूदा किसको भेजा था उनके पीछे? जी भाई, अ, यहूदा क्या? नहीं, जनाब यूसुफ ने भाइयों के पीछे जब बिन्यामीन के बोरे में प्याला था, किसी को याद है कि किसको भेजा था वो प्याला रिकवर करने? मनस्से गया था। जब भाइयों ने ये देखा था ना, तो ट्रेडिशन सेज, रिवायत में वो ये कहते हैं कि जब भाइयों ने प्याला देखा ना, तो भाइयों ने अपने कपड़े फाड़ दिए। फॉर दिस इज द रीजन, जब इसराइल बतौर कौम एक जगह रहने आया, तो ये कबीला जो है ना, क्योंकि इसकी वजह से उन्होंने अपने कपड़े फाड़े थे, इस ये कबीला जो है ना वो स्प्लिट हो गया। इट्स अ ट्रेडिशन एंड इट्स अ नाइस वन, गुड टू नो। बहरहाल ये जरूर है कि जो जद और जनाब रूबन के कबीला था, उन्होंने अपने वादे की पूरी पासदारी की। और हालांकि रबीनु मोशे ने ये कहा था कि लैंड को फतह करने में, लेकिन जब तक वो भाई उनके जंग करते रहे, वो जो है ना, अ, वो हम उनके साथ रहे। बल्कि रिवायत तो ये तक कहती है कि इस सारे काम में उन लोगों को 14 साल लग गए। आप इमेजिन करें, 14 साल बाद कोई बंदा अपने घर वापस आया होगा, तो बच्चा जो वो अपनी माँ अपनी बीवी की गोद में छोड़ के गया होगा, वो बच्चा तो जवान हो गया होगा। 14 साल, ट्रेडिशन से, मतलब इट टुक देम 14 years, वो अपने भाइयों के साथ जंग करते रहे। उस सारे जगह को ना कॉन्कर करने में, मतलब 7 years तो उनको कॉन्कर करने में लगे, और 7 जो है ना वो उसको डिवाइड करने में लग गए। अब हमारे जितनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि दूर पार से काम हो जाता। बहरकैफ उन्होंने अपने वादे का पास रखा, और जो है ना, अपने भाइयों के साथ जो है ना मुकम्मल जंग में उन्होंने हिस्सा लिया। खैर, इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, हमारा ये वाला पार्शा एंड होता है, और हमारा जो आखिरी पार्शा है वो स्टार्ट होता है। सो बारह, इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी। काफी लंबा सफर है। अ, बहरहाल अगर जासूसों की ना सुनते और ना उनकी मानते, तो मैं भी बहुत पहले, बहुत साल पहले रेज इसराइल में आ जाते। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने जो है ना, उन्होंने लास्ट स्टॉप के ऊपर अपना कैंप लगाया, रेज इसराइल।
बनी इसराइल जो है उन्होंने सारे मोजे देख लिए, तौरा रिसीव कर ली, हाशिम की कौम बन गए हैं। एक मतलब एक जो है ना, इट्स अ प्राउड नेशन जिसके पास हाशिम का कलाम है। और ये गुलामों की कौम नहीं है, गुलाम कौम नहीं है, एक आजाद कौम है। और जितना भी सफर उन्होंने किया वो सारा का सारा जो है वो हाशिम की मोहब्बत और मौजों से भरा हुआ था। 40 साल जो है उन्होंने रबीनु मोशे के साथ जो है वो तौरा सीखी, खुदावन के हुक्मों को सीखा। और ये सारे जो उनके सफर के जो स्टेप्स हैं ना, कि उन्होंने कहाँ से कहाँ किया, कैसे से कैसे किया, ये बड़े जरूरी हैं। मे बी शायद जो बिगिनर स्टूडेंट होता है ना, मे बी शायद उसको लगेगा यार इसका क्या करना है। लेकिन जूं जूं, टेक माई वर्ड फॉर इट, जूं जूं आप एडवांस होते जाते हैं, जूं जूं आप तौरा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको ये भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि नस्ब नामों का और इन डेस्टिनेशंस को रिकॉर्ड करने का जो है ना वो क्या मकसद था। टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। आज भी कई दफा जब जबूर गाते हुए वो जबूर का हिस्सा आप गाते हैं, ज्यों कीता सी मरीबा विच जंगल दे दरमियान। सो अगर आपको जगहें और स्टॉप्स नहीं बताए जाएंगे, ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी, आप इवेंट्स को एक दूसरे के साथ टैली ही नहीं कर पाएंगे। सो फॉर अ बिगिनर मे बी ये शायद थोड़ा सा इतना इंटरेस्टिंग ना हो। लेकिन जूं जूं आप आगे जाएंगे, टेक माई वर्ड फॉर इट, यू विल नीड दिस। अच्छा, सो ये तो आपको पता है कि सारा रास्ता जो है, जो ये लिखा है कि अहद का संदूक जो था वो उनके आगे आगे चलता था ताकि उनके लिए रास्ता तलाश करे, और हाशिम जो है वो उनको लीड करते थे। उनके पास कोई गूगल मैप तो थे नहीं, ठीक है। उनकी उनकी जो गाइडेंस थी वो हाशिम ही थे, और वो उन्हीं के पीछे पीछे जो है ना वो अपने फाइनल स्टॉप तक जो है ना वो आ गए। सो अरब इसराइल में दाखिल होने के लिए अब उन्होंने यर्दन क्रॉस करना है। और यर्दन के बारे में भी आपको पता है कि वो भी जो है ना स्प्लिट हो गया था। और जो है ना एक और अब शायद में भी आप लोगों में से किसी ने गौर किया हो, मे भी ना किया हो, जब जो है बहरा कुल्जम ये खुला, उसके बाद यर्दन खुला। ये मौजा तो आप लोगों को पता है कि जनाब समुंदर स्प्लिट हो गया। इसके अंदर एक छोटा सा माइन्यूट, एक छोटा मौजा और भी है। कैन एनीबडी गेस? क्या किसी ने इतना इसको बारीकी से देखा है? मुझे पता कोई? जी? कैन एनीबडी गेस? इमेजिन करें, समुंदर है, दरिया है, और दरिया आपके सामने से स्प्लिट हो गया। ये तो, इसको आप ऐसे कह लें कि ये एक सीनियर मोजा है, इसका एक जूनियर मोजा भी है। मुझे ये बताएं आप सारे, कि अगर दरिया स्प्लिट होता है तो नीचे से जमीन ड्राई कैसे होती है? और दोनों दफा ये लिखा था कि वो जो है ना ड्राई जमीन पर चल के चले गए। दरिया स्प्लिट हो गया, नीचे से जमीन ड्राई कैसे है? नहीं हो, नहीं ना हो सकती। सारू भी कह रहा है नहीं हो सकती। जब दरिया स्प्लिट होगा तो जमीन नीचे से ड्राई कैसे होगी? सो दरिया को स्प्लिट होना, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ हाशिम।
द ड्राई लैंड वॉज ऑल्सो द मिरेकल ऑफ हाशिम, जिसपे वो चल के चले गए थे। सो छोटा सा नगेट है, हम अक्सर नगेट तलाश करते हैं ना, इट वॉज अ नगेट। डर क्या है, बनी इसराइल जो है वो अरज इसराइल में दाखिल हुए और हाशिम ने उनको कहा है कि जो यहाँ की 7 कौमें हैं ना, यू हैव टू डिस्ट्रॉय देम ऑल। इनके जितने मजहबे हैं, जितने बुत हैं, सबको फना कर देना। और हाशिम ने उनको ना एक नसीहत की थी, मैंने कहा इनसे ना जान छुड़ा लेना, अगर नहीं छुड़ाओगे तो याद रखना, ये सूलों सूलों का पता है आप लोगों को, बड़े कांटे जो होते हैं, ये बड़े कांटों की तरह ये तुम्हारे जो है ना चुभेंगे। और अनफॉर्चुनेटली बनी इसराइल ने हाशिम की ये बात भी नहीं मानी, और इसके का भुगतान, इस चीज को उन्होंने सेंचुरीज में भुगता है, जब तक कि पहला मकदिस तबाह नहीं हो गया। हाशिम को यह पता था कि बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। और सोहबत का जो असर है, इसको मामूली मत समझे, ये आसान, ये कोई छोटा असर नहीं होता। आप जब भी बुरी सोबत इख्तियार करेंगे, आप जिस किस्म के लोगों के साथ बैठेंगे, आप उनकी तरह से फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। और थ्रू आउट द पेजेस ऑफ द बुक एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री, आप देवारीम के बाद, इस्तिस्ना के बाद, ड्यूटरोनॉमी के बाद आगे जरूर जाइए, जरूर पढ़ें। जनाब यशवा से लेके जनाब कजात की किताब, और उसके बाद जनाब शमूएल की किताब, और सलातीन और तवारीख, आपको ये पता लगेगा कि उनका इस बात पे, हाशिम की इस बात पे अमल ना करने का नतीजा उन्होंने कैसे भोगता है। सो बहरकैफ हाशिम को ये पता था कि ये इन कौमों को रहने देंगे, ये इन कौमों का चाला इख्तियार करेंगे, इनका चाला बिगड़ेगा, ये तौरा को छोड़ेंगे, ये मुझे भूलेंगे, और इनके साथ बिल्कुल वही होगा जो इन कौमों के साथ हुआ था। बिकॉज ही न्यू, उन्होंने पहले ही इनको वार्न कर दिया था कि इनसे ना अपनी जान छुड़ा लो। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, ये बात मैं आपको जरूर बता के जाना चाहूंगा। अक्सर लोग इस बात पे इतराज करते हैं, और खसवा खलीला वो ये कहते हैं कि जी हाशिम इतने जालिम है, उन्होंने हुक्म दिया कि सारी कौमें फना कर दो। माइंड माइंड इट, बनी इसराइल एक्चुअली इन कौमों पे खुदा का अजाब थे। जो वो कर रहे थे ना, जिस तरह की हरकतें उन्होंने वहां पर चला के रखी थी, जो कि आगे हमें पता लगती है कि वो क्या कर रहे थे, क्योंकि बनी इसराइल ने उन्हीं की रवैश इख्तियार की बाद में, और उन बनी इसराइल के साथ भी यही हुआ। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम, बनी इसराइल वॉज द सोर्ड ऑफ हाशिम। ठीक है ना, लेकिन चूंकि बनी इसराइल ने उनसे खुदावंद का पूरा पूरा इंतकाम नहीं लिया, खुदावंद के जस्टिस को फुली एग्जीक्यूट नहीं किया, बनी इसराइल दे सफर्ड ऑलमोस्ट द सेम फेट। इसके बाद जो है ना बनी इसराइल के जो है ना वो सारे बॉर्डर्स जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। तौरा जो है वो बॉर्डर्स बताती है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे बाजी ने स्टार्ट भी यही किया था, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सिर्फ अरब इसराइल में एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें से एक वो ये कहते हैं शमीता का साल भी है। लेकिन कुछ जियाले जो हैं वो अरब इसराइल से बाहर भी जो है ना इन कवानीन को पूरा रखते हैं, और बारी ताला उनको ऐसे ही रखें।
उनके उनके इस जज्बे को जो है ना खुदावन अपने जलाल के लिए हमेशा कायम रखें। बहरकैफ बनी इसराइल के जो बॉर्डर्स हैं वो सारे उनको बताए गए हैं। वो अगर आपके पास तस्वीर में मैप्स हों तो आप मैप्स पे मेरे ख्याल ओरली इस तरह से बताना तो ना बताया जाएगा, तो ना समझाया जाएगा। सो इसके लिए आप जो है ना जो बनी इसराइल के मैप्स हैं आप उनको रिव्यू करें, जरूर उनको सर्च करें, गूगल पे वो मिल जाते हैं इजीली भी। तो आपको वो एंशंट मैप्स मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि जो उनके बॉर्डर्स थे वो कहाँ से कहाँ तक थे। और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आगे पनाह के शायद डिस्कस होते हैं, तो इन चीजों को जानने के लिए। लेकिन ये ओरली बताना इस तरह से ना बड़ा मुश्किल है। खैर, इजीली अवेलेबल है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो है ना उनकी जो उनकी अलॉटमेंट थी वो थ्रू लॉटरी हुई थी, आपको याद होगा ये। तो यू नो इट, पिछली दफा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो लावी का कबीला था वो इस लॉटरी का हिस्सा नहीं था। जो लावी का कबीला था उनको करीबन, मैं आपको जल्दी जल्दी से ये बता देता हूँ, 48 जो शहर थे। सो वो उनको अलॉट किए गए थे पूरे अरब इसराइल के अंदर। और जो उनका एरिया था उनको एक ना बड़े खास तरीके से प्लान किया गया था कि वो जो लावीयों के जो शहर थे ना, मतलब जो शहर की बाउंड्री थी, जो उनकी दीवार थी शहर की, उसे करीबन जो 1000 आमा आमा तकरीबन होता है 1500 1900 फुट के करीब, 1600 से 1900 फुट राउंड अबाउट। तो उस एरिया को ना मिगराश कहा जाता था, और वहां पर कोई घर, विनयार्ड, फील्ड जो है ना, मतलब वो उस तरह से वहां पर बनाया नहीं जाता था। उसका सोल पर्पस था कि भाई शहर जो है ना वो खूबसूरत लगे। और जिस तरह मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं वो जगह लेते हैं, घर पीछे बनाते हैं, आगे आधी जगह पे लॉन बनाते हैं। अब तो खैर हमारे तो कंक्रीट के जाल बनना शुरू हो गए हैं, तो जो पुराने वक्त में लोग जानते हैं वो वेड़ों के और हवेलियों के कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गए हैं। तो अब तो कमरे जो है ना वो संदूकों जितने कमरे बनते हैं, और लॉन और ये वेड़े शेड़े ये सब मुक गए हैं। तो आप ये समझ लें कि ये 1600 फुट 2000 फुट के करीब का जो एरिया था ना, ये उनका वेड़ा था, ऐसे समझ लें। इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा। अब ये मिगराश से तकरीबन मजीद 1000 अमाउंट जो था ना, मतलब वही 1500 1600 से 2000 फुट के दरमियान एक दूसरा एरिया था। वहां पर वो प्लान करते थे ऑर्चिड्स वगैरह और विनयार्ड्स वगैरह, और इस तरह की सारी जो है ना वो सारी चीजें, इस तरह से वो सिटी की प्लानिंग करते थे। लावियों के जो शहर थे उसमें से 6 शहर जो थे वो पनाह के शहर थे। आप में से जो लोग तौरा पढ़ते हैं उनको पता है कि भाई अगर किसी इंसान से जो है ना नादानिस्ता कत्ल हो जाए या खून हो जाए, तो वो उन शहरों में जो है ना अ, वो अपनी हिफाजत के लिए भाग जाता था, ताकि जो खून का इंतकाम लेने वाला है वो उसको लेके उसको देख के ना तो कहीं उसको मार ना दे। तो जब तक उसका फैसला नहीं होता था वो पनाह के शहर में रहता था। और अगर ये डिक्लेयर हो जाता था इन द कोर्ट कि भाई इससे नादानिस्ता ये हो गया है, तो भी जब तक कोहिन गदोल, एट प्रेजेंट कोहिन गदोल जब तक मर नहीं जाता था, वो वहां से दोबारा, आप ये समझ लें कि बेशक उससे नादानिस्ता एक कत्ल हो गया है, लेकिन कत्ल उससे हो गया है। अब इसकी जो है ना इसकी भरपाई ही ये है, ये नादानिस्ता की बात हो रही है, मतलब जानबूझ के किसी को मारने का, उसको तो खुदावंद ने कहा था इसको मेरे मजहबा से भी जुदा कर देना। ये नादानिस्ता अगर किसी से हो गया, कोई दुष्प्रायर, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, एक्सीडेंट हो गया है,
मतलब एक्सीडेंट की एग्जांपल भी है कि दो बंदे लकड़ियां काट रहे हैं, एक बंदे ने कुल्हाड़ा चलाया है, उसका दस्ता लूज था, और जो कुल्हाड़े का जो हेड था, एक्स हेड जो था, वो जाके उसके किसी साथ काम करने वाले को लग गया। मॉडर्न उसके अंदर आपको बता रहा हूँ, कोई बंदा ग्राइंडर चला रहा है, हमारे जियाले ऐसे हैं ग्राइंडर सेफ्टी के साथ चलाना तो पसंद ही नहीं ना करते, काम ही नहीं होता इनसे। ग्राइंडर का ब्लेड निकला है और किसी को लग गया जाके, और ये वाकया मौजूद है हमारे पास। ये हमारे जॉनी भाई हैं, वो बंदा वेल्डिंग कर रहा था और ग्राइंडर का ब्लेड निकल के आज भी जॉनी के माथे पे निशान है, चाचू जॉनी के यहाँ है। जरा सा होता तो पूरा, जिससे वो लोहे के वो काटते हैं, वो तेजी से जो चल रहा होता है। तो मूसा मुझे पूछ रहा है कि ग्राइंडर क्या होता है। बहरहाल वो पनाह के शहर अलॉट किए गए उनको, ताकि अगर किसी से कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो है ना वहां पर जाके पनाह हासिल कर जाता है। तो जब तक कोहिन गोदोल मरेगा नहीं, तो ये आप समझ लें कि ये उसकी जो ना इफ्जाना है कि वो एक टेम्पररी एग्जाइल के अंदर है। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताता हूँ। मजे की बात ये देखें कि अरब इसराइल के अंदर पनाह के 3 शहर थे, जहां पर 9.5 कबीले थे, और यर्दन के पार जहां पर 2.5 कबीला था, पनाह के 3 शहर थे। सो डोंट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग के 9.5 कबीलों के लिए जो है वो 3 पनाह के शहर हैं, और उधर जो है ना वो 2.5 कबीलों के लिए जो है ना वो 3 पनाह के शहर हैं। ट्रेडिशन सेज कि वो जो 2.5 कबीले रेज इसराइल से दूर थे ना, वहां का क्राइम रेट बाकियों से ज्यादा था। पर मैं आपको एक और मजे की चीज बताता हूँ। रेज इसराइल के अंदर जहां 9.5 कबीले थे, ठीक है ना, जो लावियों के बाकी शहर थे ना, उनको भी जो है ना नादानिस्ता अगर किसी से कत्ल हो जाता था तो उन शहरों को भी पनाह का शहर ही कंसिडर किया जाता था। फर्क क्या था? फर्क ये था कि ये जो 6 शहर हाशिम ने अलॉट किए थे ना, अगर कोई नादानिस्ता किसी से जुर्म हो गया है और वो वहां चला जाता था, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो फ्री थी, उसको वहां जगह दी जाती थी, ठीक है, उसको बचाया जाता था, वो पनाह के शहर में होता था, ठीक है, और वो सारी जो मैनेजमेंट थी ना वो उसका बोझ उठाती थी। ये था उसका पहला डिफरेंस उन शहरों का। लेकिन जो बाकी शहर थे ना, अगर वो वहां जब भी जाके पनाह ले लेता था ना, पर उसको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जैसे हाउस रेंट हो गया और खाने पीने का जो सारा इंतजाम हो गया, मतलब आप ये समझ लें कि जब तक कोहिन गदोल मरेगा नहीं ना, अब उसकी जिंदगी उसी शहर के अंदर है, अब उस शहर में उसने अपना सिलसिला निजाम लगाना है। तो बाकी जो सिटीज थी वहां पर यह था कि उसको अपना ये सारा इंतजाम खुद करना पड़ता था। लेकिन वो जो 6 पनाह के शहर हाशिम ने अलॉट किए हुए थे, वहां पर ही इज फ्री टू लिव, और जो है ना उसका सारा इंतजाम जो है वो कर देते थे। अच्छा, सो ये तो वो हो गया कि किसी से नादानिस्ता हो गया, लेकिन अगर किसी ने किसी को जान के मारा हो, तो दिस यू नो कि जो मर्डरर है उसके ऊपर डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट है। अच्छा, अब एक और भी चीज आपको यहां बता के जाता हूं, इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि डेथ पेनल्टी
सिर्फ उस सूरत में एप्लीकेबल होती है जब मर्डर जो है उसने कोई ऐसा वेपन यूज किया हो जो कि मतलब जिसको कंसिडर किया जाए कि अगर ये किसी इंसान को लगेगा तो इंसान की मौत वाकई हो जाती है। मतलब कुल्हाड़ा हो गया, हथौड़ी हो गई, खंजर हो गया। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने किसी को पिलो मारा है, उसको शौक लगा, वो जो है ना कार्डियक अरेस्ट में चला गया, तो इस किस्म की सिचुएशन पे जो कैपिटल पनिशमेंट है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि जिस चीज को उसने इस्तेमाल किया था ना वो चीज बुनियादी तौर पे ऐसी नहीं थी। सो जब तक जो मर्डर वेपन है, जब तक वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता कि जिससे जो है ना जो हिट हो और वो मार दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। सो टू मेक इट शॉर्ट, अगर कोई बंदा जान के किसी को मारता है तो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट होती है। अगर कोई किसी को एक्सीडेंटली मार देता है तो इसको आप कह लें कि टेम्पररी एग्जाइल जो है ना वो एग्जीक्यूट होती है। और सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज, जब तक कोशर विटनेस नहीं होते। मिनिमम कितने विटनेस चाहिए होते हैं जनाब सजा को एग्जीक्यूट करने के लिए? प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस, ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। 2 या 3 भाई। वेरी गुड, बरूक हाशिम। आपको 2 या 3 जो है ना विटनेस चाहिए होते हैं। जब तक आपके पास वो 2 या 3 विटनेस नहीं होते, आप जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। रिमेंबर, आपको गुस्सा चढ़ा, आपके अंदर मजहबी जोश उठा किसी बात को सुन के, आपने कहा जनाब मुझे ना गैरत आई, ये मैं बात कर रहा हूं जब कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया है। क्योंकि मुझे पता है ये बात लेके वो जनाब फिनिहास वाला वकूआ लेके भी आधे लोग आ जाएंगे। आप पनिशमेंट को खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जनाब फिनिहास के केस में आपको बता दूं, पूरी कौम सुन रही थी कि जिमरी और कस्बी क्या कह रहे हैं। सो जनाब फिनिहास को 2 कोशर विटनेस की जरूरत नहीं थी, इधर 3 मिलियन लोग उनके विटनेस थे, उनके सामने किया उन्होंने। रबीनू मोशे इसके विटनेस थे, कोहिन गदोल इसके विटनेस थे। क्योंकि मुझे पता है यूं ही मैंने जाके सुकून से बैठना है, एक जियाले ने आके कहना है ले आपने कहा था जी कोशर विटनेस के बगैर तो मार नहीं सकते, तो जनाब फिनियास ने कैसे मार दिया। मुझे पता है अपने भाइयों का। सो मैं आपको ये बता रहा हूं। सो इस पे कोई सवाल ना करे अनटिल, और मतलब इस रेफरेंस में, विटनेस रेफरेंस में। सो तौरा स्पेसिफिकली सेज कि भाई यू कैन नॉट लेट द मर्डरर गो फ्री। ठीक है ना, मर्डर इज अ वेरी टेरेबल सिन। और मर्डर जो है इसको दो इंसानों के दरमियान जितने भी एक दूसरे के दरमियान प्रॉब्लम्स, खताएं, ऐब, गुनाह होते हैं, मर्डर इज द वर्स्ट अमंग पीपल। दो लोगों, कम्युनिटी, इंसानों के दरमियान कोई वर्स्ट गुनाह है तो इट इज मर्डर। एंड इट इज द रीजन फॉर विच दे से कि पहला मकदस जो है ना वो तबाह हुआ था, नाहक खून बहाया गया। सो बहरकैफ तौरा ये आपको स्पेसिफिकली ये इंस्ट्रक्ट करती है कि आपने खूनी को ना जाने नहीं देना, और खूनी से पैसे लेके माफ नहीं, उसको जाने नहीं देना। मतलब उसे पैसे ले लें और कहो, जाओ भाई पैसे ले लिया अभी आजाद है, ये वाला काम नहीं करना। अच्छा। सो बारूक हशीम, हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, एंड द लास्ट थिंग इन दिस पार्ट इज, आपको जनाब जनाब सलाह फहद की बेटियां तो याद ही होंगी जिन्होंने
रवीनू मोशा के सामने एक केस उठाया था। सो उस केस का फैसला भी इस इधर आके हमें जो है ना वो सुनाई देता है। हाशिम ने उनको कहा कि भाई जिसकी जहां ये चाहे ना वहां ये ब्याह कर लें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा सबसे बड़ा बाप है। मैंने जब आपको ये कहता हूं ना कि तौरा औरत को बहुत लिबर्टी देती है, सिर्फ हमने ही नहीं औरतों को लिबर्टी दे रखी, खुदावन ताला जो सबके बाप हैं उन्होंने भी इनको लिबर्टी दे रखी है। मैंने कहा जिससे मर्जी जाके शादी कर ले। आप ढूंढे ऐसे बाप, हमारे यहाँ तो वैसे ही टेंड से रिड़ जाते हैं। उन्होंने कहा जिसको पसंद करे, हाँ सजेशन ये है कि ये अपने जो है ना अपने बाप के कबीले में ब्याह करें, क्योंकि जिस चीज के लिए इन्होंने ये केस उठाया है, अगर ये किसी और कबीले में जाके ब्याह कर लेंगी तो होगा ये कि जैसे कि मैंने आपको औरत की इनहेरिटेंस के ऊपर बताया था कि औरत के पास जो इनहेरिटेंस है वो उसके शौहर की होती है। सो फॉर इंस्टेंस अगर सलाह फहद की बेटियां जो हैं वो जनाब यहूदा के कबीले में जाके ब्याह कर लेती हैं, तो आफ्टर उनके मरने के उनका बेटा, उनकी औलाद जो है वो उनकी इनहेरिटेंस जो है वो उनके पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो टेक्निकली जो उनका पॉइंट था कि हमारे बाप का नाम जो है वो मिट जाएगा, तो जब इनहेरिटेंस ट्रांसफर हो जाएगी तो उनका तो पॉइंट ही खड़ा नहीं होगा। तो इसके ऊपर बारी ताला ने सजेशन दी। तो इसको सुन के ना हमारे ना एक लोगों में प्रॉब्लम है, हम लोग तौरा की कोई बात सुनते हैं हम ना चौड़ हो जाते हैं। खुदा जो है खुदावन ताला हम सबके बाप है, वो सबसे ऊपर है, उनसे आगे किसी की बात नहीं है। और उन्होंने अपनी बेटियों को ये इजाजत दी थी कि जाके जिस जो तुम्हें पसंद है ना जाके उससे ब्याह करो, लेकिन अपने फैमिली में करना। रिमेंबर, ये सजेशन थी खुदावन की जो कि उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मानी। सो केस उनके केस का फैसला हो गया। उन्होंने कहा और बाय द एंड ये हमें पता लगा कि वो जो है ना अपने चचेरे भाइयों, मतलब जो उनके थे कजन्स जो थे, जो कोई हमारे यहाँ तो चाचे के बेटा जो है वो भाई कंसिडर होता है। ऐसा नहीं है, तौरा डज नॉट से दिस, तो आप इसके एंड में पढ़ भी सकते थे। वो अपने चचेरे भाइयों के साथ जो है ना वो ब्याही गई। और उनके केस का भी जो है ना बाय द एंड ऑफ द बुक ऑफ नंबर्स, उनके केस का भी एंड में ये फैसला बारी ताला ने कर दिया। सो Baruch Hashem, we have reached the end of the fourth book, which is Numbers. बमिदबार, तो इसके एंड पे हम क्या कहते होते हैं? खजाक खजाक विन इत खजाक। सो बारी ताला आप सबको पे रहम फरमाए, आप सबको हिकमत और दानाई अता फरमाए, और हमें अपने रहम से ये फजल अता फरमाए कि हम अपनी मेरी फेवरेट किताब है जो अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, बैज़रात हाशिम। बाय द वे बताती चलूं कि संडे की शाम से जो है वो रोश खोदिश शुरू हो जाएगा। रोश खोदिश आप, यानी कि नया महीना, आपका महीना शुरू हो जाएगा।